हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की वीडियो है हमारी वन शॉट वीडियो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर। जानेंगे कि कंज्यूमर को क्यों प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ऐसा क्या है जो अभियान चल रहा है कंज्यूमर बचाओ अभियान। क्यों कंज्यूमर को बचाने की क्या जरूरत है भाई, ऐसा कौन सा खतरा है कंज्यूमर के ऊपर जिससे हमें कंज्यूमर को बचाना है। क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के सेकंड बुक के लास्ट चैप्टर की बात चल रही है। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अर्थात कंज्यूमर बचाओ। क्यों बचाना है जानते हैं दोस्तों। चैप्टर शुरू करने से पहले सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि सिलेबस में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए दोस्तों। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग समझेंगे कंसेप्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, फिर हम लोग समझेंगे कंसेप्ट कंज्यूमर का और 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर राइट समझेंगे, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है वो समझेंगे, कौन कंप्लेन कर सकता है, किसके खिलाफ कंप्लेन करी जा सकती है ये समझेंगे। उसके बाद लीगल रिडेशनल मशीनरी कौन कौन सी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग वो समझेंगे। और उसके बाद क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है कंज्यूमर को हम ये भी समझने वाले हैं। तो बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों। वन शॉट वीडियो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की शुरू होने जा रही है अब, ठीक है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर लीजिए, बाद में आराम से भी देखना चाहें देख सकते हैं। एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग बहुत वाइडली डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे समझेंगे कि क्यों कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की नीड है दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कंसेप्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। छोटी सी बातें आपके सामने यहां पर आ चुकी है, क्या ध्यान रखने लायक बात है उसको ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। पहले कभी किसी जमाने में कंसेप्ट चलता था कैविएट एम्पटर, ठीक है, जिसका मतलब था लेट द बायर बीवेयर। इसका मतलब कि पहले जो खरीद रहा है उसकी गलती मानी जाती थी, कि जो खरीदने वाला है, जो बेचारा कंज्यूमर है, जो भोला है बेचारा, उसकी गलती मानी जाती थी। अगर वो गलत खरीदता था तो हम कहते थे भाई उसी का ब्लेम है, सारा का सारा उसके ऊपर ब्लेम डाल दो, उसकी गलती है सारी की सारी, उसने गलत करा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कंज्यूमर मार्केट का किंग बना, कंज्यूमर मार्केट का किंग था, किंग है, किंग रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर है तो मार्केट है, नहीं तो मार्केट ही नहीं है। जिस मार्केट से कंज्यूमर गायब हो जाता है वो मार्केट धड़ाम एकदम से नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कंज्यूमर जब तक है तब तक मार्केट की सिग्निफिकेंस है, मार्केट की वैल्यू है। जिस दिन कंज्यूमर मार्केट छोड़ देगा मार्केट तुरंत टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं है मार्केट की। इसीलिए मार्केट में जो किंग है वो कंज्यूमर को कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे कंज्यूमर मार्केट का किंग बना वैसे वैसे जो हमारे कैविएट एम्पटर वाला कंसेप्ट था वो चेंज हो गया और वो कंसेप्ट बन गया कैविएट वेंडिटर। वेंडिटर का मतलब लेट द सेलर बीवेयर। इसका मतलब है कंज्यूमर तो मार्केट का किंग है और किंग की कभी गलती नहीं होती। इसका मतलब जो बेचने वाला है गलती हमेशा उसकी मानी जाएगी। तो कंसेप्ट टाइम के साथ साथ चेंज होता है और अब कंसेप्ट चल रहा है हमारा कैविएट वेंडिटर। आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, जिसका मतलब है लेट द सेलर बीवेयर, बेचने वाले की गलती है और मुझे अपने कंज्यूमर को बचाना है। गलती बेचने वाले की मानी जाएगी, नो डाउट। फिर भी जो बेचने वाला है वो अपना कभी टैक्स बचाने के लिए, कभी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी मेल प्रैक्टिसेस करता रहता है जिससे कंज्यूमर के ऊपर या कंज्यूमर की जान पर खतरा आता ही रहता है। वो अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनाता, अच्छे इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करता, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सर्व नहीं कर पाता, अच्छी सर्विसेज नहीं दे पाता, जिसकी वजह से कंज्यूमर का जो अधिकार है वो उसको नहीं मिल पाता है, या कंज्यूमर जो है इन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर के ऊपर बहुत सारे नुकसान आ रहे हैं, एक एक करके कंपनीज उसके ऊपर बहुत सारे नुकसान इंपोज करने की कोशिश कर रही है, पेनल्टी लगाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, मैनिपुलेट कर रही है कंज्यूमर को, बेचारे को। लेकिन हमें कंज्यूमर को बचाना है, कंज्यूमर को बचाने की जरूरत है क्योंकि कंज्यूमर मार्केट का किंग है। और अगर मैंने कंज्यूमर को मार्केट के अंदर सेटिस्फाई नहीं करा तो वो कभी प्रोडक्ट नहीं लेगा, और कभी प्रोडक्ट नहीं लेगा तो मार्केट चल पाने वाली नहीं है, मार्केट फ्लॉप, खत्म, बर्बाद हो जाएगी एकदम। इसलिए कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बचाने के लिए हम लोग इन जितनी भी मेल प्रैक्टिसेस हैं उन सारी मेल प्रैक्टिसेस के खिलाफ आएंगे और इस चैप्टर में हम जानेंगे क्या क्या मेल प्रैक्टिसेस हो सकती है। तो जानते हैं दोस्तों कैसी कैसी मेल प्रैक्टिसेस है। कंज्यूमर को कभी कभार प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिल जाता है, अनसेफ प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, एडल्ट्रेशन हो सकता है, मिक्सिंग, किसी चीज़ में किसी चीज़ को मिलाना, जैसा आपने सुना होगा कि लाल मिर्च के अंदर ईंट को पीस के मिला दिया जाता है। तो ऐसी एडल्ट्रेशन प्रैक्टिसेस बहुत सारी है मार्केट में। फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आपको पता है, जैसे एग्जांपल XDO के परफ्यूम में दिखाते हैं कि XDO लगाने से परियां भी आसमान से उतर के आ जाती है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो ये सारी जो फेक एडवर्टाइजिंग है इन सब से हमें कंज्यूमर को बचाना है, ठीक है। या फिर कोई भी वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग डिटर्जेंट यूज़ करने से एक बार हाथ
ऐसे ऊपर से ले जाने से ही और सारी सफ़ेद हो जाती है आपकी शर्ट या सफ़ेद कपड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। रियलिटी इससे बहुत अलग है। ये सारी की सारी जो फेक एंड मेल प्रैक्टिसेस चल रही है कंपनीज की, हमें कंज्यूमर को इससे बचाना है या फिर उसको एजुकेट करना है कि भाई इन सब बातों पे विश्वास ना करा करे। तो कंज्यूमर बेचारा भोला है, फंस जाता है कभी कभार कंपनीज के ऐसे बहकावों में कि उसको लगता है कि कोई भी हेल्थ ड्रिंक पीने से उसके विंग्स आ जाएंगे, वो उड़ना शुरू कर देगा, जबकि ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो इन सारी प्रैक्टिसेस से हमें कंज्यूमर को बचाना है ताकि कोई उसको मैनिपुलेट ना कर पाए, ठीक है। तो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जिन एक्टिविटीज़ से मुझे कंज्यूमर को बचाना है। ये कंपनीज ये सारी एक्टिविटीज़ में या मेल प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट करती है और कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश करती है। दोस्तों ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है जो यहाँ पे मेंशन करा गया सारा का सारा कंसेप्ट के अंदर। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि कंज्यूमर को बहुत प्रकार का मैनिपुलेशन फेस करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ मेरा कंज्यूमर कभी मैनिपुलेट ना हो, इसके लिए मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में उसको बता के चलूँगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कौन है कंज्यूमर, हु इज कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कौन है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अंडर अ न्यू एक्ट कंज्यूमर इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु बाय एनी गुड, कोई भी इंसान जो कोई गुड बाय करता है, ठीक है, और हायर्स और अवेल एनी सर्विसेज, या फिर कोई सर्विस को हायर करता है या फिर अवेल करता है, सर्विस को पाता है। एग्जांपल हायर करने का मतलब सर्विस को ले रहा है। जैसे एग्जांपल हम लेके चलते हैं, उसने टैक्सी बुक करी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो डेट इज हायरिंग अ सर्विस। और अवेलिंग अ सर्विस का मतलब है आपका एक वाउचर निकला है, आप उस वाउचर को एनकैश कराने जा रहे हैं, या फिर आपकी मूवी की टिकट्स निकली हैं, आप उस मूवी की टिकट को देखने जा रहे हैं, मूवी देखेंगे उस टिकट के थ्रू अपना, तो डेट इज अवेलिंग अ सर्विस, ठीक है। तो आप हायर भी कर सकते हैं, आप अवेल भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन अपने लिए, ठीक है। विच हैज़ बिन पेड और प्रॉमिस, और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस, जिसके लिए या तो आपने पैसा दे दिया है या फिर आपने पैसा देने के लिए वादा करा है, या फिर कुछ पैसा दिया और कुछ पैसे के लिए आपने वादा करा है। इट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शंस इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। फॉर बीइंग अ कंज्यूमर यू कैन ऑल्सो डू अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, डोंट वरी। उधार भी लेना चाहें उधार भी ले सकते हैं, या फिर उधार लिखवाना चाहें तो उधार लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। अगर आपने किसी इंसान से कोई गुड लिया और आपने उसको यूज़ करा, तब भी आप उसके कंज्यूमर माने जाएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक आयरन है, ठीक है, आयरन प्रेस है, ठीक है, और मेरे नेबर ने वो प्रेस ली है मुझसे, तो वो भी अगर उस प्रेस को यूज़ करते हैं और उनके साथ भी कुछ होता है तो वो भी कंज्यूमर ही माने जाएंगे। आप ध्यान रख के चलना, क्योंकि उन्होंने वो जो प्रेस ली थी वो मेरी परमिशन से ली है, इस बात को आप ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। इट अप्लाइज टू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, टेली शॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। भाई ऑनलाइन करो ट्रांजेक्शन, ऑफलाइन करो ट्रांजेक्शन, वो आपकी इच्छा है, आप ऑनलाइन खरीदो या ऑफलाइन खरीदो। यही हमारा मेन है एक्चुअल में। जो इससे पहले वाली डेफिनेशन थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की, उससे ऑनलाइन ऑफलाइन का अलग अलग जिक्र नहीं कर रखा था। 2019 आते आते ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आर ओवरफ्लोइंग द मार्केट, तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसीलिए उनका कहना है कि भाई ऑनलाइन भी अगर आप करते हैं तब भी आपको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम आपको कंज्यूमर कंसीडर करेंगे और आपको प्रोटेक्शन देने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। यह है दोस्तों हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की डेफिनेशन, ठीक है। अगर आप 1986 वाला एक्ट पढ़ना चाहें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान रख के चलेंगे, उसमें डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि कोई भी इंसान जो गुड अपने लिए लेता है, उसको पैसे देता है, या तो कुछ पैसा देता है या कुछ पैसा नहीं देता, कुछ उधार करके आता है, ठीक है, और उसके बाद वो फ्यूचर में पेमेंट करने का प्रॉमिस करता है, ठीक है, और उसके बाद वो उन गुड्स को यूज़ करता है अपने सेल्फ पर्पज़ के लिए, ठीक है, और रीसेल नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रख के चलना है। अगर आपको कंज्यूमर बनना है तो आप उन गुड्स को रीसेल नहीं करेंगे, ठीक है, आप ध्यान रख के चलेंगे। उन गुड्स को आप रीसेल पर्पस से नहीं खरीदते हैं, तभी आप कंज्यूमर कहलाएंगे, नहीं तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है, आप ध्यान रख के चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स हैं। कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग 6 राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं, पूरे 6, ठीक है, 6 राइट्स हैं। ये राइट कौन कौन से हैं और ये राइट क्यों दिए गए हैं, इसका भी जिक्र हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला राइट हमारा राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी। मैं कोई भी गुड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहली जो राइट मेरे को इंश्योर करके चलनी है कि वो गुड मेरे लिए सेफ हो, ठीक है। आपको याद होगा एक सेफ्टी वार्निंग भी हर गुड पे डिस्प्ले करी जाती है कि ये जो गुड है वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं है, या फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स यूज़ करते हुए आप कुछ मार्क देख के चलते हैं कि ये ISI मार्क वाला गुड है या नहीं। ISI मतलब बेसिकली कि इंश्योर हो रहा है कि हाँ ये गुड सेफ है, मेरे लिए स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है और इसको यूज़ करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी,
ठीक है। तो राइट टू सेफ्टी कहता है कि मैं कोई भी गुड लेने से पहले उसके कुछ मार्क्स को देखना पसंद करूंगा। अलग अलग गुड में अलग अलग मार्क होते हैं जो मुझे सेफ्टी को इंश्योर करके चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंज्यूमर के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई गुड कंज्यूम करा और उससे आपकी हेल्थ के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए। सो सेफ्टी इंश्योर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेंशन करा गया कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू हेल्थ एंड लाइफ, शुड यूज ISI मार्क इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। ये तो सिंपल सा एक जस्ट एग्जांपल है कि आपको ISI मार्क इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लेने चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पर बहुत अलग अलग तरह के मार्क है जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करके चलते हैं। तो आप कोई भी गुड लेने से पहले अपनी सेफ्टी को इंश्योर करके चलिए और हमेशा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदिए, खराब प्रोडक्ट मत खरीदिए बिल्कुल भी। तो पहला राइट है मेरा राइट टू सेफ्टी। हर प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए और कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से कंज्यूमर की जान पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक तरीके से कि कंज्यूमर के पास जिम्मेदारी है कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, एक तरीके से कंज्यूमर खुद भी जिम्मेदार होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के भी चलेगा पूरी। कंपनी को हर हाल में कंज्यूमर को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करी जाती है प्रोडक्ट के लेबल पर। ठीक है, क्या क्या हो सकती है इन्फॉर्मेशन में, इसमें प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, डेट ऑफ एक्सपायरी हो सकती है, प्राइस हो सकता है, बैच नंबर हो सकता है एंड सो मैनी थिंग्स आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग रीड करिए कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले, ताकि आप प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाएँ। किसी प्रोडक्ट के अंदर एग है या नहीं है, ठीक है, दैट इज़ वेदर इट इज़ अ प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट और नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग वो देख सकता है कि वो प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कंज्यूमर के साथ कोई मैनिपुलेशन ना हो। सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के पास पहुंचनी चाहिए हर हाल में और उसके बाद कंज्यूमर चूज करेगा उसको प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, आप ध्यान रखे चलेंगे। कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट। इन्फॉर्मेशन इंक्लूड इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन फॉर यूज एक्सेट्रा। सब कुछ होता है यार, एक प्रोडक्ट पे सब कुछ डिस्प्ले होता है। अच्छा प्रोडक्ट है तो डिस्प्ले होगा। तीसरा राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब है कोई भी दुकानदार, कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर के ऊपर इंपोज नहीं कर सकती, जबरदस्ती नहीं बेच सकती। आप किसी दुकान पर गए, आपने कहा कि मुझे ABC कंपनी का बिस्किट चाहिए, ठीक है, और दुकानदार कह रहा है भाई ABC कंपनी का तो नहीं है हमारे पास, ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, आप XYZ कंपनी का ले लीजिए और आपको लेना पड़ेगा। आपको मेरी कसम है, आपको XYZ कंपनी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। आप मेरी दुकान पे हैं, मैं आपको बिल्कुल खाली हाथ नहीं भेज सकता। मैं तो आपको XYZ कंपनी का प्रोडक्ट बेच के ही मानूंगा, मैं मानने वाला नहीं बिल्कुल भी। और वो आपके सामने जो है तलवार निकाल लेता है कि आप प्रोडक्ट ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आपको लेना पड़ेगा प्रोडक्ट, नहीं तो मैं आपको तलवार से काट डालूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, आपकी पूरी चॉइस है। आप प्रोडक्ट लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें नहीं ले, आपकी इच्छा है। और अगर बाई चांस कंज्यूमर के पास चॉइस का अधिकार ना होता तो फिर मुझे लगता है शायद बहुत सारी वुमेन्स को शॉपिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है कि कभी कभार होता है कि वो पूरी दुकान खुलवा लेती हैं और उसके बाद उन्हें पसंद ही कुछ नहीं आता। तो ऐसी प्रॉब्लम में तो फिर अगर राइट टू चूज़ वाला सिस्टम ना होता तो मुझे लगता है शायद दुकानदार उनको बहुत परेशान करता। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है, और नो वन कैन फोर्स यू टू बाय समथिंग। तो ये आप ध्यान रख के चलेंगे, दैट इज राइट टू चूज़। आपके पास पूरा अधिकार है कि आप प्रोडक्ट लेने की इच्छा रखते हैं तो प्रोडक्ट लीजिए, नहीं तो आप प्रोडक्ट देखना चाहें तो दे सकते हैं। दैट इज़ अ विंडो शॉपिंग। एक तरीके से आप विंडो शॉपिंग करना चाहें विंडो शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप लोग जाते हैं मॉल्स वगैरह में तो अक्सर ये होता है, बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम में जाते हैं, कुछ लोग लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग लेना नहीं पसंद करते। तो दैट्स योर राइट, दैट इज राइट टू चूज़। इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय, अदरवाइज यू कैन रिजेक्ट इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, कंज्यूमर हैज अ राइट टू चूज एनी प्रोडक्ट आउट ऑफ अवेलेबल प्रोडक्ट एज पर हिज ऑन डिसीजन मेकिंग। अपनी इच्छा है भाई, लेना है लीजिए, नहीं लेना नहीं लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कंप्लेन आ रही है, उस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कैजुअलिटी है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, सही से नहीं चल पा रहा है, या वो जो आपको प्रॉमिस करा गया तो वो आपको डिलीवर नहीं हुआ, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उस डिससेटिस्फैक्शन के अगेंस्ट कंप्लेन कर पाएं, या फिर आप उस डिससेटिस्फैक्शन के अगेंस्ट कंपनी के खिलाफ जा पाएं या सेलर के खिलाफ जा पाएं। दैट इज राइट टू बी हर्ड। और उन्हें चुपचाप इस बात को सुनना पड़ेगा। दैट इज राइट टू बी हर्ड। जो आप बोल रहे हैं उन्हें सुनना पड़ेगा, चुपचाप वो सुनेंगे। उनके प्रोडक्ट में कुछ कमी है इसलिए उनको सुनना पड़ेगा, नो इफ नो बट, उन्हें सुनना पड़ेगा। दैट इज राइट टू बी हर्ड। तो आपके पास पूरा अधिकार है, अगर आपको
किसी भी गुड में जो आप कंज्यूम करते हैं, आपने जो लिया है उसके अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है यूज़ करने में उसके, अनटिल अनलेस वो गारंटी पीरियड में है और जब तक प्रॉमिस करा गया है उसके रिप्लेसमेंट की गारंटी वारंटी है, कुछ भी है और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक होके जाइए कंपनी के पास, कंपनी को मेल करिए, सेलर के पास जाइए जिसने आपको बेचा है और अपनी कंप्लेन या अपनी प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बताइए और वो सुनेंगे चुपचाप। वो आपको ना नहीं कर सकते कि भैया हमने तो बेच दिया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, हम नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें सुनना पड़ेगा। That is right to be heard लिखा गया है। कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद गुड और सर्विसेज, यूज ऑफ ग्रीवेंस सेल। ऑब्वियस ही बात है, अगर वो नहीं सुनते तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बेझिझक होकर कंप्लेन करिए, पैसे दिए हैं, फ्री में सामान नहीं लिया बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल कहता है कि सिर्फ कंप्लेन करने से मामला खत्म नहीं होता। सीक रिड्रेसल का मतलब है कि इस जो आपने कंप्लेन करी है इस पे कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है और आपको हम लोग रेमेडी देंगे। रेमेडी का मतलब एक तरीके से सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी कंप्लेन आपने करी है उस कंप्लेन को जल्द से जल्द सॉल्व करा जाए। हो सकता है आपका प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाए, हो सकता है आपको पैसा वापस मिल जाए, कंपनी ऐसा सारा का सारा जितना भी खराब माल है, जितने भी खराब गुड्स हैं वो मार्केट से विड्रॉ कर ले। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करने से काम नहीं चलेगा भाई, कंप्लेन का सॉल्यूशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस सॉल्यूशन को निकलवाना ही हमारा राइट टू सीक रिड्रेसल कहलाता है, ठीक है। लिखा गया है कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन और इज डेंजरस, ठीक है। ही में भी प्रोवाइडेड विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट हो सकता है, रिमूव कर देंगे प्रोडक्ट के अंदर जो डिफेक्ट है उसको, कंपनसेशन मिल सकता है जो लॉस हुआ है उसको, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे बहुत सारी कोर्ट हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं और ग्रीवेंसेस को अपने सॉल्व करा सकते हैं, जो भी हमारी परेशानी है उसको दूर करा सकते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर परेशानी है तो आप ध्यान रख के चलेंगे। और लास्ट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन कहता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कंज्यूमर्स को जागरूक करने के लिए बहुत सारे अभियान, बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा जागो ग्राहक जागो, एक सरकार की योजना है जिसके अंडर दूरदर्शन पर या टेलीविजन पे बहुत सारे एड्स वगैरह आते हैं जिसमें एक कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में बताया जाता है और ताकि कंज्यूमर कोई भी चीज़ लेने से पहले अपने राइट्स के बारे में सोच के चले। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले हम लोग, आप लोग, ऑलमोस्ट मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी देख के चलते हैं। क्यों देखते हैं हम लोग उसको? ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ अभी ये जो प्रोडक्ट है ये यूजिंग पीरियड के अंदर है कि आप उसको इस पीरियड में यूज़ कर सकते हैं, जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं होती तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सपायरी के बाद वो प्रोडक्ट यूज़ करने के लायक नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली, राइट, ये सारी चीज़ें हमें पता चली है इन एड्स को देखकर, या जो हमारा कंज्यूमर एजुकेशन है या हमें उसके बारे में बताया गया है। जिन लोगों को नहीं पता शायद वो इस चैप्टर से सीख जाएंगे इस बात को कि भैया कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी, उसका MRP देख के चलें, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसलिए है ताकि कंज्यूमर इन सारी चीज़ों से अवेयर रहे और कोई उसके साथ कोई मैनिपुलेशन ना कर पाए, कोई चीटिंग ना हो पाए। तो इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारे कंज्यूमर को हम लोग एजुकेट करने की कोशिश करते हैं वाया मीडिया कैंपेन्स, वाया न्यूज़पेपर, वाया प्लेज एंड जितने भी तरीक़ों से हम लोग कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं। इवन आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा कुछ कार्टून वगैरह की मूवीज़ जिसमें कंज्यूमर के राइट्स के बारे में बताया गया है कि कंज्यूमर कोई भी चीज़ लेने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रख के चलें, गोल्ड खरीदने से पहले हॉलमार्क को चेक करें। दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। तो कंज्यूमर को हम एजुकेट कर रहे हैं और बहुत अलग अलग बुक्स में चैप्टर डाला गया है ताकि कंज्यूमर के अपने राइट्स के बारे में पता चल जाए। जैसे क्लास 9th 10th में आपका कोपरा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 का है, आपने पढ़ा ही होगा। 1986 वाला भी आपने पढ़ा ही है। इससे पहले भी आपके सामने आया है बहुत बार कि कंज्यूमर को अवेयर करने की ज़रूरत है, तो अवेयरनेस छोटे लेवल से क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। 6th 7th 8th 9th से भी ये चैप्टर के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते दोस्तों। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या जिम्मेदारी खुद निभा के चले, वो देख लेते हैं। पहला, कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर कॉशियस होना चाहिए, वो हमेशा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदे और हर चीज़ को लेबल को रीड करने के बाद ही खरीदे, ठीक है। कंज्यूमर कंप्लेन करे अगर कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कमी होती है, शॉर्ट कमिंग है सर्विस के अंदर, प्रोडक्ट की क्वालिटी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो कंप्लेन करे, अपनी आवाज़ को मत दबाए, आवाज़ उठाएंगे और ज़रूर जीतेंगे, पक्की बात है, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर जो है वो कैश मेमो ना लेना भूले। कंपलसरी है दोस्तों, कभी भी कोई सामान लें हमेशा कैश मेमो लें, क्योंकि आपकी जो परचेजेस है उसका प्रूफ है कैश मेमो। आपने कोई सामान खरीदा था उसका प्रूफ क्या है, कैश मेमो। हमेशा बिल लेना, इनवॉइस लेना, कैश मेमो लेना
मत भूलिएगा, ज़रूर लीजिए बिल, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर जो है वो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, वो सारे मार्क्स देख के प्रोडक्ट ले, ठीक है। हॉलमार्क देखे ज्वेलरी पर, उसके बाद FPO मार्क देखे फूड प्रोडक्ट पर, FSSAI मार्क भी देख सकता है, ISI मार्क देखे इलेक्ट्रिकल गुड्स पर। इसका मतलब है कंज्यूमर बेवकूफ़ ना हो यार, इतना समझदार तो हो कि उसको पता हो कि हाँ उसको क्या क्या चीज़ों को चेक करके चलना है कोई प्रोडक्ट लेने से पहले, या ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ मार्क्स हमारे पास हैं, जैसे आपने देखा है हॉलमार्क है जो गोल्ड के स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में होता है। उसके बाद हमारे पास अलग अलग मार्क है, एग मार्क है जो एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ पे होता है, ISI मार्क इलेक्ट्रिकल गुड्स पर होता है, FPO मार्क दोस्तों हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट पर होता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मार्क विच कंज्यूमर शुड सी बिफोर बाइंग एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हु कैन फाइल अ कंप्लेन, कौन कौन कंप्लेन कर सकता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेकर आए और उसमें कुछ कमी निकल आई तो कौन कौन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लेन कर सकता है। पहले तो आप खुद कर सकते हैं, मतलब कंज्यूमर कर सकता है। उसके बाद एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, हर शहर में बहुत सारी कंज्यूमर एसोसिएशन होती है। मान लीजिए आप इन सारे जो केस करने से रिलेटेड इश्यूज़ हैं कि भाई मैं केस करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं होगा जाने का, कौन कंप्लेन को वहाँ सुनेगा, कौन कंप्लेन, बहुत टाइम लग जाता है, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, टाइम नहीं इतना ज़्यादा, तो आपके भी यहाँ पर कंज्यूमर एसोसिएशन भी ये काम कर सकती है। आप अपनी सारी डिटेल कंज्यूमर एसोसिएशन को दे दीजिए, वो भी केस लड़ सकती है आपके भी यहाँ पे, ठीक है। वो कंप्लेन करना चाहे वो भी कंप्लेन कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है कंज्यूमर्स के बिहाफ पर। जैसे आपको एग्जांपल लेता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाला, मैगी वाला केस सबको पता है कि मैगी के खिलाफ जो केस हुआ था 2015-16 में, जब मैगी में एलिड पाया गया था, तो ये केस सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा था मैगी के खिलाफ, कंज्यूमर्स के बिहाफ पे करा था। कंज्यूमर्स की बहुत सारी कंप्लेन थी, लेकिन केस किसने करा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने करा। तो ये भी पॉसिबल है कि गवर्नमेंट भी करना चाहे तो गवर्नमेंट भी केस कर सकती है इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट करना चाहे गवर्नमेंट भी कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, बहुत सारे कंज्यूमर जिनका इंटरेस्ट सेम है उनके बिहाफ पर एक कंज्यूमर कर सकता है, और करना चाहे तो वो एज अ ग्रुप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद लीगल हायर कर सकता है। लीगल हायर का मतलब अगर मान लीजिए कोई इंसान ने कोई गुड लिया और उस गुड से उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसका लीगल हायर होगा वो उन गुड की कंपनी के खिलाफ केस करना चाहे तो केस कर सकता है। जैसे कार वगैरह के केसेस में या मेडिसिन वगैरह के केसेस में ऐसा हो सकता है। इवन इलेक्ट्रिकल गुड से भी कभी कभार इंजरी हो जाती है बहुत ज़्यादा सीवियर, तो जो भी लीगल हायर है वो केस करना चाहे केस कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों कंप्लेन किसके खिलाफ करी जा सकती है, कंप्लेन करी जा सकती है सेलर के खिलाफ या मैन्युफैक्चरर के खिलाफ या फिर डीलर के खिलाफ जो उन डिफेक्टिव गुड्स को बेच रहा था। मतलब बनाने वाला, बेचने वाला और जो भी होलसेलर है, इन सब के खिलाफ हम कंप्लेन करना चाहे तो कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। डिफेक्ट का मतलब कोई भी फॉल्ट होना चाहिए, कोई इम्परफेक्शन होना चाहिए या शॉर्ट कमिंग होनी चाहिए क्वालिटी में। शॉर्ट कमिंग क्वालिटी का मतलब जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको प्रॉमिस करी गई कि आपको 1080 पिक्सल वाली क्वालिटी देंगे हम लोग, इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी आएगी आपकी, या कुछ भी ऐसी कोई क्वालिटी आपको प्रॉमिस करी गई है। मान लीजिए 100 Mbps वाला कनेक्शन प्रॉमिस करेगा और स्पीड आ रही है 5 Mbps की, तो यह है शॉर्ट कमिंग क्वालिटी, कि जो क्वालिटी आनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आप इसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। और क्वांटिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी पूरी नहीं है, प्योरिटी नहीं है गुड्स के अंदर। आपने एडल्ट्रेशन देखा ही होगा बहुत बार, जैसे आपने सुना होगा कि दूध में पानी तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। क्या करता है कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स जोड़ के इन बातों को कवर करने की कोशिश करी जाती है। दूध में पानी मिलाना, ठीक है, बहुत नीच हरकत मानी जाती है कि दूध में पानी मिला रहे, दूध में पानी मिला रहे हैं। लेकिन पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना है, ठीक है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता, ठीक है। उसको इंग्लिश वर्ड्स के साथ जोड़ दिया जाता है कि पेट्रोल में हम लोग एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। भाई मिला तो रही है ना, तो डेट इज़ कुछ वर्ड्स के साथ कवर करने की कोशिश करी जाती है, जबकि रियलिटी में भाई मिलाना ही है वो, तो एडल्ट्रेशन ही है वो और कुछ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोवाइडर है सर्विसेज का, अगर वो सर्विसेज ठीक नहीं है आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। क्वालिटी नेचर जैसा होना चाहिए सर्विस का वैसा नहीं है तो भी आप केस करना चाहें केस कर सकते हैं। तो ये हमारा है, इन सब लोगों के खिलाफ कंप्लेन करी जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों रिड्रेसल एजेंसीज की, कि रिड्रेसल एजेंसीज क्या क्या करती हैं उसको समझते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, तो आप उस चीटिंग से बचने के लिए आप कहां पर जा सकते हैं। वो चीटिंग गुड्स से रिलेटेड हुई है, आपको मैनिपुलेटेड गुड्स बेच दिए गए, एडल्ट्रेटेड गुड्स बेच दिए गए, बेवकूफ़ बनाया गया आपको, तो आप कहाँ जा सकते हैं कंप्लेन करने के लिए, उसका जान लेते हैं थोड़ा। अगर आपके जो गुड्स की कीमत है दोस्तों वो 20 लाख रुपीज़ तक है, ठीक है, जो भी आपने लिया है 20 लाख तक की कीमत का है, तो आप जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अगर उन गुड्स की कीमत
20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे, मोर देन 20 लाख एंड लेस देन 1 करोड़, तो आप स्टेट कमीशन जा सकते हैं। और अगर उन गुड्स की कीमत 1 करोड़ से ऊपर है तो आप नेशनल कमीशन भी जा सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान रख के चलेंगे। अब एक छोटा सा डिफरेंस आ रहा है, इन डिफरेंस के बेसिस पे हम समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम है। डिस्ट्रिक्ट फोरम दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप करा जाता है, स्टेट कमीशन सेटअप करा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और नेशनल कमीशन सेटअप करा जाता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आप ध्यान रख के चलेंगे। मेंबर्स की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन दोनों सेम से हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट है और 2 मेंबर है, जिनमें से एक वुमेन होना कंपलसरी है। ठीक है, ऐसी स्टेट कमीशन में हमारे पास एक प्रेसिडेंट है, 2 मेंबर, जिनमें से एक वुमेन होनी कंपलसरी है, ताकि वुमेन रिलेटेड इश्यूज को आसानी से सॉल्व करा जा सके। इसलिए एक वुमेन कंपलसरी रखी है, भाई एक वुमेन तो चाहिए ही चाहिए हर हाल में। ठीक है, और रही बात हमारे नेशनल कमीशन की, नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर है, जिनमें से एक वुमेन होंगी ही होंगी, डेट इज फॉर श्योर। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है उसका जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या तो वर्किंग जज होगा या रिटायर्ड जज होगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी स्टेट कमीशन होते हैं, स्टेट कमीशन में जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे हाई कोर्ट का वर्किंग जज या रिटायर्ड जज होना चाहिए। ऐसे नेशनल कमीशन में जो प्रेसिडेंट होगा वो सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग जज या फिर रिटायर्ड जज हो सकता है, यह आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ कंप्लेन में आपको बता चुका हूं। उसके बाद कंप्लेन हैंडलिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे कंप्लेन हैंडल करी जाती है। सबसे पहले उन गुड्स को रिसीव करा जाता है, जो कंप्लेन आई है उसको रिसीव करा जाएगा। उन गुड्स को रिसीव करके हम लोग सैंपल को भेजेंगे लेबोरेटरी टेस्ट के लिए। उसके बाद गुड्स डिफेक्टिव पाए जाते हैं तो एप्रोप्रिएट रिड्रेसल एजेंसीज को बताया जाएगा, और जो पार्टी है जो जुड़ी हुई है, ठीक है, उसको रिप्लेसमेंट के लिए, कंपनसेशन के लिए कहा जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिए। मान लीजिए एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने कार ली और कार का इंजन, वो कार है 15 लाख की, और वो कार में प्रॉब्लम आ रही है कुछ, आप कंपनी के पास गए, कंपनी कह रही हमारी जिम्मेदारी ने, कार आपकी हो चुकी है, आपने कंज्यूमर कोर्ट में केस करा, आप गए डिस्ट्रिक्ट फोरम पे क्योंकि आपकी कार 15 लाख की है। फिलहाल आप 15 लाख की कार के लिए क्या कहोगे, भैया तो हमें कार दूसरी दो या फिर हमारे 15 लाख रुपए वापस दो। ठीक है, तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम में। ठीक है, आपने उस कार को, जो उसके कागज वगैरह सब कुछ थे, पेपर वगैरह वर्क सारा का सारा आपने कोर्ट में सबमिट करा, कोर्ट ने आपकी कार ले ली और उस कार को सैंपलिंग के लिए, सैंपल के लिए भेजा। जहाँ पर भी कानपुर में जाती है ज़्यादातर, तो कानपुर में सैंपल के लिए भेजा उसका, भाई चेक करो कार में क्या डिफेक्ट है, सारा का सारा क्या डिफेक्ट सच में वैसा है जैसा डिस्प्ले करा गया है। तो डिफेक्ट अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो भी कंपनी है उसको कहा जाएगा भाई आके केस लड़िए अपना। कंपनी आएगी और उसके बाद फिर कोर्ट फैसला करेगी, भाई आप कंज्यूमर को मैनिपुलेट कर रहे हो, आपने कार नहीं बदल के दी, ये मैनिपुलेशन है आपका, या तो कार बदल के दीजिए या फिर कंज्यूमर के 15 लाख रुपए वापस दीजिए, प्लस जो प्रॉब्लम आई है कंज्यूमर को उसका भी कंपनसेशन दीजिए, 10, 20, 30, 50 हज़ार लाख रुपए फालतू दीजिए, कंज्यूमर को इतना कष्ट उठाना पड़ा है। तो इस तरीके से कंप्लेन सॉल्व करी जाती है। ठीक है, रीअपील की बात करूं, मान लीजिए आप केस हार जाते हैं, आपने केस करा और आप केस हार गए, तो क्या करें। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस हारे हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं जिसका नाम है स्टेट कमीशन, लेकिन आपको 30 डेज के अंदर अंदर जाना पड़ेगा। जिस दिन आपके केस का फैसला आया उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको स्टेट कमीशन में अपील करनी पड़ेगी, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। अगर डे 31 भी हो जाता है तो केस नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। 30 मीन्स 30। ठीक है, अगर आप स्टेट कमीशन में केस हार जाते हैं, आपने करा ही स्टेट कमीशन में था, आप डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में नहीं आए, आपने डायरेक्ट केस करा ही स्टेट कमीशन में था, मतलब गुड्स की वैल्यू 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में थी, आप स्टेट कमीशन में गए, आप स्टेट कमीशन में केस हार गए, कोई बात नहीं, आप 30 डेज के अंदर अंदर नेशनल कमीशन जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर आप सीधा नेशनल कमीशन ही गए हैं, सीधा मतलब आपके जो गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है, आप नेशनल कमीशन में ही गए हैं सीधा, और आप वहां पर भी केस हार जाते हैं बाय चांस, तो आप लास्ट स्टेप पे जा सकते हैं जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी रिड्रेसल एजेंसी, जिसका डिफरेंस आपके सामने है, आप डिफरेंस से भी करना चाहें तो डिफरेंस से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद रेमेडीज क्या क्या है, कंज्यूमर को क्या क्या रेमेडीज मिलने वाली है, अगर कंज्यूमर केस जी जाता है तो भाई क्या क्या मिलेगा। पहला, गुड्स में से डिफेक्ट हटा लिया जाएगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट मार्केट से ही निकाल दिए जाएंगे, रिप्लेस कर देंगे प्रोडक्ट को बिल्कुल अपना, पैसा रिफंड हो सकता है उसका, कंपनसेशन मिल सकता है उसको, जो भी इंजरी वगैरह हुई है उसका कंपनसेशन दे दिया जाएगा। कंपनी ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस कंटिन्यू नहीं करेगी, कंपनी ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करेगी और फ्यूचर में रिपीट तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, ऐसा कंपनी का कहना है। ठीक है, उसके बाद हजार्डियस गुड्स को सेल में से निकाल लिया जाएगा, जहां जहां बेचा है वापस विड्रॉ कर लेंगे, या फिर जहां बेचने के लिए भेज रखे हैं वहां से मंगा लेंगे, भाई ये गुड्स नहीं बेचने बिल्कुल भी। उसके बाद
टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स टू अ पर्सन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अगर बाई चांस कम से कम 5% तो मिलेगा। अगर आप केस जी जाते हैं तो जो भी गुड्स की वैल्यू है, मान लीजिए 10 लाख का गुड है तो आपको 5% 50,000 रुपये तो कंपनसेशन के रूप में मिलेंगे, पक्की बात है। गुड भी रिप्लेस होकर मिलेगा, 5% एक्स्ट्रा मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद करेक्टिव एडवर्टीजमेंट, अगर कंपनी ने कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बनाया तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर सकती बिल्कुल भी। तो ये कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ हैं जो कंज्यूमर को दी गई है।